हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेस पर। मैं एन.के. सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच सीटेट जनवरी 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका पेपर नंबर 1 पहला पेपर में मैथ्स पैरागोजी को लेकर के आप सबों के बीच आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहेंगे और हम लोग 30 जो है सो पैरागोजी का क्वेश्चन करेंगे, 15 सीटेट जनवरी 2021 वाला और 15-19 दिसंबर वाला करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहें इस वीडियो के साथ और अपना जो है सो मैथ्स पैरागोजी में देखें कि कितना क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं और कहाँ आपको दिक्कत होता है। वो सारे टॉपिक को मैं सोल्व करते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में आप सभी दोस्तों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरा कि जो मेरे प्यारे भाइयों बहनों या दोस्तों इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे ताकि इस YouTube चैनल पे अपलोड होने वाले जो भी न्यू वीडियो होगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप जो है सो अपना देख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है आपको, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। यानी दोस्तों, आपको देखना है कि इसमें कौन सा जो क्वेश्चन है ऑप्शन वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ लिए, देखिए बताइए आप। ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। कह रहे भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। अब बताइए दोस्तों, आप बाउंडेशन के साथ मैथ पढ़ेंगे? नहीं, बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए आपका। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन कह रहा है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, तो यह ऑप्शन हमको पॉजिटिव लग रहा है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है खुली पुस्तक से बचना चाहिए। अब देखिए, खुली पुस्तक से बचना इसका मतलब है कि आपको जो है सो बाउंडेशन है। अब आगे कह रहा है आपको विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। अब बताइए, जो फिक्स्ड कदम है उसी का अनुकरण करेंगे आप दोस्तों क्या? नहीं। तो आपका आंसर जो बन जाएगा सो 2 नंबर बन जाएगा कि संकल्पनाओं का अंतर्दर्शी समझ प्रोत्साहित करना चाहिए। आपके पास आपका संकल्पना में, आपके ज्ञान में जो भी अंतर्दर्शी समझ है उसको प्रोत्साहित करना ही एक वांछनीय प्रक्रिया है, सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गणित के कक्षा कक्ष, देख रहे होंगे आप क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि गणित के कक्षा कक्ष। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है आपको कि गणित के कक्षा कक्ष के या में गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। तो आपको इसको पढ़ना है, इसके बाद बताना है आंसर। तो पहला आप देख रहे होंगे, कहता है आयत का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 5 और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब बताइए, भुजा जो है, भुजा करने का मतलब हुआ कि एक चौड़ाई हो या लंबाई हो, तो वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब परिमाप कितना है आपको? परिमाप जो है सो 30 सेंटीमीटर है। तो अब समझिए ऑप्शन को। तो परिमाप यानी आयत का परिमाप जो होता है सो क्या होता है? 2 इंटू, आप सभी को पता होगा आयत का परिमाप होता है
आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो परिमाप आपको दे रखा है 30 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी में कह रहा है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है उस आयत का, ठीक है दोस्तों, क्या क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 5 और परिमाप ये 30 सेंटीमीटर है। तो आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 बराबर 2 इंटू 5 आप प्लस मान लेते हैं बी या एल। ठीक है, तो अब ये कट गया, ये कितना बन गया 15। ठीक है दोस्तों, अब 15 जो बना तो यहाँ पे 5 आप प्लस बी होता है बराबर आपके पास 15 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि 15 माइनस 5 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि L बराबर 10 हुआ और B बराबर 5 हुआ। तो आप इसका क्षेत्रफल एक बार ये परिमाप निकाल करके देख सकते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो यानी 2 इंटू यहाँ पे 10 प्लस 5 हो जाएगा तो मिला करके 30 हो जाएगा। तो यह ऑप्शन मेरा अभी तक में जो निकाले हैं 10 वो सही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सो क्या था, यह पहला जो क्वेश्चन था ऑप्शन आपको सो क्या है, एक डिफिनिट है कि निकल जाएगा। अब आगे कहता है कि उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। अब कहता है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का सूची बनाइए। तो 0 से 8 जितना भी अभाज्य संख्याएं सूची बनाएंगे। अब कह रहा है आयतों के बारे में आपको भी गणितीय जानकारी, आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। तो यहाँ पे ये इसमें बाउंडेशन नहीं है क्योंकि जो भी जानकारी है ये सारे जानकारी को आपको बताने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर में पहला क्या है, ए और बी बंद सिरे के प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और कहता है सी और डी मुक्त सिरे वाला, जो कि नहीं, डी आप अभी अभी देखे हैं मुक्त सिरा वाला नहीं है, बंद अंत वाला प्रश्न है। क्योंकि डी में कहता है ना कि सॉरी डी सही है, सी लेकिन आपको बंद अंत वाला है। सी में कहता है कि 1 से 8 तक का अभाज्य संख्या को बताने के लिए, तो बाउंडेशन है। तो ए आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है दोस्तों, ए आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा कहता है आपको कि ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न है जबकि डी मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो डी जो है सो मुक्त अंत वाला प्रश्न है नहीं है, नहीं। अब चलिए अब आगे, तो डी तो मुक्त अंत वाला प्रश्न है पर ए बी सी बंद अंत वाले नहीं है, यहाँ भी मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अब कहता है ए बंद सिरे वाला प्रश्न है जबकि बी सी डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे तो आपको डेफिनिट है कि 5 दे दिया है तो एक भुजा 10 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, और परिमाप 30 आता है, ये तो फिक्स्ड है। अब आगे कहता है उन संख्या का समुच्चय जिनका माध्य 4 है। तो बहुत सारा ऐसा संख्या है तो माध्य हम 4 निकाल सकते हैं, माध्यक। अब कहता है आपको दोस्तों 0 से 8 तक का, तो बहुत सारा अभाज्य संख्या हो सकता है। अब कहता है आयतों के बारे में जो जानकारी है आप सही सही बताइए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बन जाएगा 3 नंबर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए टेस्ट करके हम आपको बता दिए थे क्यों बनेगा 3 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपको जो है सो लग चुका है स्क्रीन पे, और 44 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, यानी किसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, किसका प्रभाव कम हो जाएगा। सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन एक बार पुनः देखा जाए। 43 नंबर में कहता है कि ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है जबकि बी व डी मुक्त सिरा वाला। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सो हम आपको बताए थे कि डी तो मुक्त सिरा वाला है लेकिन सी क्या है, बंद है कि 0 से 8 तक ही लेना है। यहाँ पे फिक्स है कि उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करें जिनका माध्य 4 है। तो बहुत सारा माध्यक 4 हो जाएगा जो ऐसे संख्या है समुच्चय करेंगे तो इसीलिए बी और डी आपका आंसर होगा, न कि ए और सी होगा। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर होगा
43 नंबर का ये दोनों बंद अंत वाले प्रश्न है और बी और डी सही है, क्योंकि हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमको पता लग चुका कि आपको मिस्टेक हुआ है हमसे। चलिए अब अगला प्रश्न में है, आप देखेंगे 44 नंबर में, तो कहता है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बढ़ते हैं, तो कहता है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। तो प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में जब वृद्धि हो रहा है तो ये तो बहुत पॉजिटिव बात हो गया। अब कह रहे हैं मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ये तो पॉजिटिव बात है नहीं, तो ये तो और ज़्यादा सही है। अब अगला ऑप्शन कहता है कि मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर पड़ने वाले प्रभाव पड़ने के तरीके को जानकारी होना। तो जानकारी आपके पास है तब तो और बेहतर है ना। अब अगला ऑप्शन कहता है कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो यही सबसे कम जो सही है सो यही आंसर हो जाएगा, तो आपका इसीलिए 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक है दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोहित ने, ठीक है, क्या कह रहा है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, क्या है, वर्ग जो है सो एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है। ठीक है, तो वह बैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण से हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि रोहित जो है सो देख करके यह चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, ज्ञान है इनके पास, तभी तो कह रहा है ना। क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज जो है वो आयत भी है, तो बिल्कुल सही बात है। समचतुर्भुज जैसे समान भुजा, ठीक है दोस्तों, तो समचतुर्भुज जैसे ये एक समचतुर्भुज है तो आयत भी है। अब आगे कहता है मानस चित्रण के कौन से स्तर पर, तो पहला, अब देखिए स्तर पहचानना, तो पहचानने से ही नहीं होगा क्योंकि ये समचतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों, और ये आयत है, तो इन दोनों में संबंध को पहले समझना पड़ेगा कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसीलिए जो है सो समचतुर्भुज और आयत दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे किसका बात आया, रिलेशन, संबंध का बात। तो कहता है गणित स्तर, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है आपको, स्तर 1, ये भी नहीं होगा। पहचानना, अब कह रहा है संबंध, तो संबंध जोड़ रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका कितना हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब कहता है 46 नंबर, 46 नंबर कहता है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। कैसे उल्लेखित करेंगे, तो कहता है समवरक गुण के, तो समवरक गुण के नियम से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रम विनिमय गुण से, साहचर्य गुण से, ठीक है दोस्तों, आगे कहता है वितरण गुण से। तो अब समझिए क्रम यहाँ पे कहता है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0, 1, 2 अनंत तक चलती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से। तो कह रहा है पूर्ण संख्या के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है कि समवरक गुण है, मतलब यह सर्वाधिक समवरक है। तो इसके लिए इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 46 नंबर। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, कह रहे गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसको ध्यान दीजिए, सत्य नहीं है, यहाँ पे इसको हमको देखना है। तो कह रहे गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। तो आपको तो नहीं वाला खोजना है, जबकि एक ऑप्शन तो सही है। नहीं दोस्तों, एक ऑप्शन तो ठीक बात कहता है, तो जो नहीं होगा उसको हमको लेना है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि गणितीय ज्ञान की रचना में सांस्कृतिक और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं होती है। अब समझिए दोस्तों, यही बात गलत है, क्योंकि जब समाज का होता है तो संस्कृत और सांस्कृतिक का भी भूमिका होता है। तो यही बात आपका गलत है, गलत वाला आंसर चूज करना था। फिर भी आगे बढ़ते हैं, करें नमूने के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित का ज्ञान सर्जन किया जाता है। ये बात तो सही बात है।
आगे कहता है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर भी आंसर सही है, आपको 3 नंबर भी आंसर सही है, ठीक है दोस्तों, और 1 नंबर भी आपका आंसर सही है। जबकि आपको आंसर कौन सा चूज करना है, तो गलत वाला। तो गलत कौन है, 2 नंबर। तो इसीलिए आपका आंसर जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का 2, क्योंकि नहीं कहा था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कितना नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। तो बताइए 48 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, उसको ध्यान रखिए। तो कहता है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये बात तो ठीक है, नहीं किया तो जाना चाहिए। अब कहता है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब कहता है गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना चाहिए, सिखाना चाहिए। संख्या के अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझना है हमको। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका जो आंसर है सो संख्या के अनुक्रम, ठीक है, और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक बात आपको समझना होगा इस सारे चीज को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है, सबसे पहला ऑप्शन कहता था आपको, थोड़ा सा मैं उसको शॉर्ट करूं, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संख्या और संख्याक में अंतर होता है दोस्तों, नहीं, संख्याक 1 से 9 तक, संख्याओं तो अनेक है, बहुत सारा है। तो कहता है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये सही बात है। अब कह रहे संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो ये सही बात नहीं है। अनुक्रम मतलब उसके अनुसार क्रम में होना चाहिए, नहीं, आप लिख सकते हैं। अब कहता है गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, गणना आएगा तब ना संख्याक रूप में लिखेगा। अब आगे कहता है कि संख्याओं में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें संगति नहीं रहना चाहिए, अनुक्रम और संगत हो। तो यहाँ पे आपका आंसर जो बन जाएगा सो 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, ए और डी सही था। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा पहलू हो जाएगा, कह रहे गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ये बात तो सही है, नहीं, भाग तो बनाना है। अब आगे कहता है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तो परिकलन, ठीक है दोस्तों, इसमें परिशुद्धता विकसित करना ये उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। अब कह रहा है अमूर्त पढ़ाई रोजगार के लिए गणित करना। तो ये गलत बात है। अब आगे कहता है प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे पूरा पूरी हो गया कि रोजगार के लिए ही। तो ये बात यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, 1 नंबर ही दोस्तों आंसर बनेगा कि प्रगति। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है ऑप्शन में कि गणित बच्चों के जीवन अनुभव का भाग बनाना है। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन। समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो दोस्तों आप समझते चलेंगे, जब तक समझेंगे नहीं तो दूसरा फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, इसीलिए मैं समझाते चलता हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविमीय दिक् स्थान की समझ विकसित होने की शाब्दिक भावना है। यानी दोस्तों 3D वाला जो भावना है वो उसमें विकसित होना चाहिए। तो पहला कहते हैं एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। तो संख्या चार्ट से त्रिविम वाला बात नहीं होता, यह संख्या पहचानने के लिए होता है। सुडोकू पहेली को हल करना चाहिए। तो पहेली को हल करने से यहाँ पे त्रिविमीय आकृति का नहीं होगा। चौपड़ आकृति को पहचानना, चौपड़ जो आकृति है दोस्तों उसको पहचानने में 3D आता है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, दंड आलेख भी यहाँ पे नहीं होगा। दंड आलेख से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये नहीं होगा। अब समझिए चौपड़ क्या होता है, जो 4 भुजाओं से हो, ठीक है, और 3D आकृति में हो। जैसे हम बनाते हैं, आपको एक यहाँ पे क्यूब बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्यूब बनाए
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम क्यूब बनाएं, तो इसमें देख रहे हैं 3D, 3 आकृति दिख रहा है, 3 आकृति छुपा हुआ है अंदर में, नहीं तो इस प्रकार से जो चौपड़ बनाएंगे आप, तो यहाँ पे 3D का जो पहचान है वो आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब कर रहे 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको दोस्तों, तो 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है बच्चों में भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, मतलब क्या सही है। तो हम आपको बताए थे कि 2/3 या 4/5 इस भिन्न को समझाने के लिए सबसे अच्छा है गिनतारा। गिनतारा मतलब अबेकस, ऐसे जो बना रहता है दोस्तों, आप लोग पढ़ चुके हैं नहीं, गिनतारा ये होता है गिनतारा, ये संख्या का नहीं, तो यहाँ पे स्थानीय मान वाला बात भी सिखाया जाता है। तो गिनतारा आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, जिससे बालक संकल्पना को पढ़ाने के लिए उपयोग, भिन्न की संकल्पना का पढ़ाने के लिए उपयोग हम करते हैं, ठीक है। चलिए भिन्न की संकल्पना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भिन्न की संकल्पना, यहाँ पे गिनतारा का उपयोग तो हम ये स्थानीय मान के लिए करते हैं, जियो बोर्ड का उपयोग तो आपको पढ़ने के लिए होता है, संख्या चार्ट संख्या के लिए होता है। अब कह रहे क्रीजियन की छड़ें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भिन्न का जो संकल्पना है क्रीजियन की रॉड्स, इससे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका जो ऑफिशियल आंसर ले रहा है तो 4 नंबर क्रीजिनेयर की छड़ें, क्रीजिनेयर की छड़ें, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में कहता है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत होना चाहिए। कह रहे गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो ये बात तो सही है। अब कहता है गणितीय संकल्पना की प्राकृतिक श्रेणीबद्ध है, ये भी बात सही है, श्रेणीबद्ध है। अब कहता है प्राकृतिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, नहीं एकदम है, प्रत्यक्ष रूप से ही पढ़ा सकते हैं और कल्पना भी करना पड़ेगा। कह रहे गणित में विचारों के सही संचार के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, तो ये भी सही बात है। तो आपको गलत वाला लेना है, तो यहाँ पे गलत 3 नंबर ही है जो कहता है नहीं वो होता है। चलिए अब है आपको 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। कितना नंबर, 53 नंबर। 52 का आंसर आप पता कर लिए ना, क्या होता है कि ये होगा, क्योंकि यह सब चीज़ होता है विकास करना, जबकि यहाँ कहता है नहीं होता। अब है 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 नंबर में कहता है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें क्रम सूचक भाव में हुआ है। कहता है मैं 3 इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो ये बात सही है, क्योंकि फर्स्ट मंजिल है, सेकेंड मंजिल है और थर्ड मंजिल है, तो 1 2 3, यानी अब ये कहता है कि मैं इस इमारत की, यह जो इमारत है इस इमारत की तीसरी मंजिल पे, यानी यहाँ पे रहता हूँ। तो यहाँ पे तो इसमें है 3 संख्या प्रयोग क्रम सूचक। अब आगे कहता है दोस्तों, आगे कह रहा है आपको कि इस घर में 3 कमरे हैं, तो उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आगे कहता है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, ये भी लेना देना नहीं है। और कहता है इस डब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह है, तो इससे भी लेना देना नहीं है। आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 नंबर, कि मैं इस इमारत के तीसरी मंजिल पे रहता हूँ। चलिए अब है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर में कहता है शुद्ध कथनों को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप क्या होगा, समान होगा। क्या यह बात सही है, बिल्कुल नहीं। 2 आकृति का क्षेत्रफल अगर समान होगा तो क्या उसका परिमाप भी समान हो जाएगा, नहीं हो सकता। अब कहता है यदि 2 आकृति का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, तो ये कैसे होगा दोस्तों, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी नहीं होता है, परिमाप और क्षेत्रफल समान थोड़ी आएगा। अब अगला कहता है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, बिल्कुल। अब मान लेते हैं यह एक पहले वर्ग है, ऐसी वर्ग को अब जो है सो हम हटा दिए, और तब क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम एक आयत ये वृत्त ले सकते हैं। तो इसमें जितना छड़ लगा, जितना हमको आकृति घेरा, उतना ही आकृति बन करके ये बन गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी आकृति का आकार जो होता है परिमाप का निर्धारण करता है कि कितना परिमाप होगा। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है
कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक है, तो पहला कहता है बीज गणितीय विचार की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। अब बताइए, बीज गणित का जो है सो बिल्कुल डाला जा सकता है। अलजेब्रा का जो है सो प्राथमिक स्तर पर नींव हम डाल सकते हैं। और कह रहा है भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर, यह गलत बात है। प्राथमिक स्तर पे भी हम दे सकते हैं। अब अगला ऑप्शन कहता है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पे देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्राथमिक स्तर पे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब कहता है क्षेत्रफल मापन संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक, ये भी गलती हो जाएगा। यहाँ क्या गलती हो समझ रहे हैं? समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्या के संकल्पना का परिचय देना चाहिए इस स्तर पे। तो ऋणात्मक का ही देंगे आपकी, और का देंगे? यहाँ पे आपका आंसर क्या बन गया दोस्तों? 1 नंबर बीज गणित का डाल सकते हैं। अब है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर आपको कहता है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो कौन सा शुद्ध कथन हो जाएगा? करें सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। तो त्रिभुज का परिभाषा दे देंगे और नहीं बताएंगे तो होगा नहीं। परिभाषा देना वैसे भी गलत बात होता है, निगेटिव बात होता है। करें संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज, तो केवल समबाहु त्रिभुज ही पढ़ेगा। बहुत जो है विषमबाहु त्रिभुज कौन पढ़ेगा? अब कहता है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृति से दूर रखना चाहिए। ये भी गलत बात कह दिया, क्योंकि अन्य आकृति से भी हम ज़्यादा देर दूर बालक को नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कहता है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। एकदम सही बात है, सब प्रस्तुत करें। ठीक है, चलिए अब है 57 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से दोस्तों मैथ से बनाने वाला आप लोग बनाएंगे खुद से। अब है 58 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका 15 नंबर जो है सो 15 क्वेश्चन पैडागोजी का समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन को लेकर के, वो भी आज ही मैं अपलोड कर दूंगा दोनों वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहे आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ सब्सक्राइब करके और लाइक एंड शेयर करके वीडियो को। तो दोस्तों खुश रहे आप लोग। चलिए।